हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने कितना कवर कर लिया है और हमारा कितना रहता है। देन हम अपना आज का टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर क्या था? इट्स बेसिकली अबाउट हीट। और हमने हीट में क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। उनमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें एक्सपेरिमेंट देखा था कि पहले क्या सोचा जाता था हीट के बारे में और फिर किस साइंटिस्ट ने उसके अंदर फर्दर वर्क किया था और फिर हमें हीट के बारे में बताया था। देन हमने टेम्परेचर देखा था, हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किए थे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में देखा था कि जैसे ही टेम्परेचर आए और वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करें। देन हम लोगों ने थर्मल, लीनियर और वॉल्यूम, ये तीनों एक्सपेंशंस देखी थी। और इसके बाद हम लोगों ने बायोमेटालिक थर्मोस्टेट देखा था कि ये ब्रास और आयरन से मिलकर बना होता था। एक का अल्फा ज्यादा होता था, दूसरे का डिफरेंट होता था। ये भी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। और हम लोगों ने ये रिलेशन भी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा भी ड्राइव किया था। अगर किसी की कोई क्लास मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर से ले सकता है। देन हम लोगों ने फिर बायोमेटालिक थर्मोमीटर देखा था कि ये किस तरह वर्क करता है। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है ये हमारे पास है 11.8। इट्स बेसिकली अबाउट गैस लॉस। और इसमें हमारे पास फर्दर 2 लॉस के बारे में है, दैट इज चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ। हम इन दोनों के बारे में देखेंगे कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं गैस लॉ के बारे में बात करूँ, आई एम हैविंग वेरी बैड थॉट टुडे, तो आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और आप लोग की क्लास की लास्ट में थी तो वो बोल बोल के अब बिल्कुल ब्लॉकिंग कंडीशन में आ गया है थॉट। ठीक है, तो आप लोगों को आज थोड़े से अपने वॉल्यूम्स बढ़ाने होंगे क्योंकि आज ज्यादा तेज ऊंची आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या देखना है? 11.8 था आई गेस, गैस लॉस के बारे में देखना था। हमारे पास बेसिकली 4 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें फाइंड करने होते हैं। दैट इज बेसिकली अबाउट प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स किसी भी गैस के। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो क्वांटिटीज को फिक्स कंसिडर करते हैं और दो क्वांटिटीज के बारे में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ गिवन गैस लिख दिया जाए या फॉर अ गिवन गैस लिख दिया जाए तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें वो क्या फिक्स कर रहा होता है? वो नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर रहा होता है, उसको फिक्स कर रहा होता है। ठीक है, और बाकी वो एक और मेंशन कर देगा लाइक कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर आप दूसरे दो जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं उसके बारे में रिलेशनशिप बता देते हो। तो गैस के रिलेटेड ये 4 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और बेसिकली आपने क्या करना होता है? टू को फिक्स करना होता है और दो में आपको रिलेशनशिप बताना होता है। ठीक है, तो दो लॉज के बारे में जिक्र है और देन आपके पास एक जनरल इक्वेशन है जिसका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसका हम लोग रिलेशनशिप इंशाल्लाह आज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास है वो है बॉयस लॉ, देन आपके पास है चार्ल्स लॉ। बॉयस लॉ ने जो आपको रिलेशनशिप बताया था वो एंटी रिलेशनशिप बताया था। एंटी रिलेशनशिप आपके पास क्या होता है? एक होता है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन के एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? एंटी प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो वॉइस लॉ अंकल थे उन्होंने किसके बारे में बताया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताया था। अब हम देख लेते हैं किस किस के बारे में बताया था और क्या बताया था। उसकी स्टेटमेंट भी हम लोग लिख लेंगे कि अगर बोर्ड में आ जाती है तो आपको क्या लिखना होता है। आप लिखते हो वॉइस लॉ में फॉर अ गिवन गैस। जब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब ये आ गया फॉर अ गिवन गैस, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया? कांस्टेंट और फिक्स्ड कर दिया।
आपके पास बाकी 3 क्वांटिटीज रह गई। अब आप एक और को भी फिक्स करोगे, फॉर अ गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरी क्वांटिटी को भी कर दिया। अब हमारे पास दो रह गई, कौन कौन सी रह गई? प्रेशर और वॉल्यूम। और मैंने ये कहा था कि इन दोनों का क्या होगा, आप इसमें, इसने एंटी प्रोपोर्शनल दिया हुआ था, तो इसका यही मतलब होगा कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? फॉर अ गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? एक तो उसने गिवन गैस करके नंबर ऑफ मोल्स को जो है फिक्स कर दिया, और उसने कांस्टेंट टेम्परेचर भी कर दिया। तो बाकी आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम क्वांटिटीज रह गई हैं, और इनके बीच में क्या है? इनवर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल भी लेते हैं, मेरे पास एक बीकर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये कोई पिस्टन है। मैं अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, मैं अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, मैं ऊपर से इसके क्या कर रही हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, तो इसका वॉल्यूम नीचे नीचे जाता जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं, अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। इस केस में आपके पास जो कांस्टेंट लगता है वो क्या होता है? के। ठीक है, और अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं वी को इधर लेके जा सकती हूँ, तो ये आपके पास आ गया के इज इक्वल्स टू पी ओ पी वी। ठीक, ये आपके पास है। ये है इनवर्स रिलेशन, लेकिन जब आप इसका वो निकालते हो कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो आपके पास प्रोडक्ट में आ रही होती है। जो दूसरा होगा तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास कर्व बन के आता है। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम को शो कर रहा होता है, और ये आपको पास प्रेशर को शो कर रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका आपके पास बोर्ड में कोई सवाल है आप लोगों का अभी तक? अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क फ्रीली। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसका बोर्ड में सवाल आया है, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? आपने इसको अटेम्प्ट करना है, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे बॉयज लॉ की। ठीक है, आपने ये हेडिंग डाली, आपने स्टेटमेंट लिखी जो मैंने आपको लिखवाई कि गिवन गैस होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली रिलेशन होगा। ठीक है, आपने स्टेटमेंट लिखी, फिर आप हेडिंग डालोगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली की हेडिंग डालोगे, और फिर आप उसका जो रिलेशनशिप आप लोगों ने ड्राइव किया है, पी इज इक्वल टू 1v करके, जो भी मैंने आपको ड्राइव करवाया है वो करवाओगे। देन आप ग्राफ की हेडिंग डालोगे और उसके ग्राफ को करोगे। ठीक है, तो अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनशाला यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। एग्जामिनर के पास कोई चांस ही नहीं होगा। और सिंध बोर्ड में मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग, हम लोगों ने एक देख लिया है। आपके पास जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या है? CHAR, चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये अंकल ने हमें क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप दिया था वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। तो इस केस में एक तो गिवन गैस हो के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हो गया, और इसमें क्या होगा? प्रेशर फिक्स्ड होगा। ठीक है, और इन दोनों का आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो मैं अगर अभी इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाय कीपिंग, आप लोग ये अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह। और अगर मैं इसकी मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी, जब इसका भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपके पास क्या आएगा? के v इज इक्वल टू के टी। और अब मैं इसका कांस्टेंट निकालूं तो क्या आता है? v इज इक्वल टू टी और k। उसमें जो k की वैल्यू आ रही थी वो प्रोडक्ट आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है आपके पास? डिवीजन में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, क्योंकि उसका तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जो उसका ग्राफ बनता था वो आपके पास क्या बनता था? एक कर्व शेप टाइप बनता था। लेकिन इसका जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और आपके पास कर्व बनता है तो वो क्या बनता है?
स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका जो है जीरो टेम्परेचर पे जो है वॉल्यूम जीरो नहीं होता, वॉल्यूम की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हमें वो वाला फाइंड, अगर आपको एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाए कि वो वाला पॉइंट बताएं कि जब आपके पास यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे जीरो है लेकिन वॉल्यूम जीरो नहीं है। अगर वॉल्यूम जीरो होता तो यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होता। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जब आपके पास टी भी आपके पास इधर लाई करता हो और आपके पास वॉल्यूम की, वो कौन सा टेम्परेचर की वैल्यू है जब आपके पास वॉल्यूम जीरो हो। क्योंकि आपके पास गैस जो होता है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम रहता है, कोई ना कोई वॉल्यूम क्यों रहता है, अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्परेचर हम नहीं भी अप्लाई करते तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत फार अपार्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं ना। तो वॉल्यूम तो जीरो रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता ही है। हाँ, टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या होगा, आपके पास दोनों का क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये इसकी एग्जांपल अगर मैं हम लोग लें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर को कभी नोटिस किया है आप लोगों ने। जब आप पानी को उबालते हो तो तब अगर फॉर एग्जांपल पानी का लेवल ये है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। इसी तरह तो वॉल्यूम जीरो नहीं होता। तो गैस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी ये वाली जो बात हो रही है गैस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं तो कोई ना कोई वॉल्यूम उसमें रहता है। तो कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम जीरो हो जाए वो क्या होता है, जब हम इसको एक्सटेंड करते करते आते हैं तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर आता है वो आता है -270, सॉरी 273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाला पॉइंट है कि जब आपका टेम्परेचर जो है आपका जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जब आपका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा इसका क्या मतलब है कि जो आपका गैस है वो अब स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रही। ठीक है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं रहा ना, तो वो गैस भी क्या नहीं कर रही, स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। बेटा आप लोग चैट का, आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग उसमें मुझे बता सकते हो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछ भी सकते हो। जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास वो है आपके पास जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये आपके पास होती है। इसमें हम लोग आपको क्या करेंगे कि ये वाला रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप डेरिवेशन बोर्ड में अटेम्प्ट करते हो तो आपको फिगर, थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन, इन सब की हेडिंग्स डाल सकते हो आप लोग, और फिर डेरिवेशन करनी होती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो आपके पास एक क्यूब की आई गेस बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इसमें कहें तो हमने ये कहा कि कोई भी बॉडी है उसका पहले जो प्रेशर था वो P1 था और वॉल्यूम था P1, जब आपके पास टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर आपका क्या है P1 और वॉल्यूम क्या है V1। फिर आपने क्या किया, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो P1 चेंज हो जाएगा P2 पे, और वॉल्यूम आपने कह दिया, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, इसलिए V1 डिक्रीज हो गया V से, V पे। ठीक है, तो जब मैं बॉयज लॉ की स्टेटमेंट लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V, यही आ जाएगा ना आपके पास। यही रिलेशनशिप था कि जब आप लोगों ने निकाला था तो पीवी आया था ना, दोनों का प्रोडक्ट आया था। तो मैंने दोनों के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को इक्वल रख लिया। ठीक है, अब मैं v की वैल्यू या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेट सपोज हम इस v की निकाल लेते हैं जो डिक्रीज हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई, ये हम लोगों ने क्या लगा लिया था, बॉयस लॉ लगा लिया था। अब हम चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली बात करें तो हम क्या कहेंगे, चार्ल्स लॉ के करें तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, और पहले अगर टेम्परेचर आपके पास T1 था और जो है आपके पास वॉल्यूम क्या था, V2 ही था।
ठीक है, पिछले वाले ही केस का हम लोगों ने लिया है। इनिशियल कंडीशन इसमें क्या लिए हैं हमने कि आपके पास कोई भी बॉडी है, उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V2 था। ठीक है, और फिर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया है और टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई है, T1 से T2 और V2 या V से V2, इनिशियल V ले लो क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो V से इंक्रीज होके V2 पे जाएगा। ये आपके पास कंडीशन बनेगी। इसी तरह मुझे पता है कि चार्ल्स लॉ में के की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन टी होती है ना, तो एक आपके पास हो जाएगी V T1 और दूसरी क्या हो जाएगी V2 T2। जब आपके पास T1 था तो वॉल्यूम उसका क्या था, V था। देन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होके क्या आ गया T2, और उस वक्त वॉल्यूम इंक्रीज होके क्या आ गया V2। पिछले वाले केस में भी आपने V की वैल्यू निकाली थी, इसमें भी V की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी V2, ये वाला यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2। एक ये वैल्यू थी और पुरानी वाली जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, V इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये दोनों V सेम है तो ये दोनों भी आप इसमें इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये आपको पूरी डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों आपके पास जब इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1 V1 P1 इज इक्वल्स टू, अब V2 जो था आपके पास V कैपिटल V वो दोनों में था तो आप इसमें कैंसिल होके खत्म हो गया और बाकी जो दो टर्म्स थे आपके पास क्या हो गई, वो इक्वल हो गई, V2 T1 T2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक नहीं। अब आप देखो इसमें भी आपके पास P है, इसमें V है, इसमें T1 है, ये V2 है, ये T1 है, ये T2 है। क्या मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, P1 V1 T1 P2 V2 T2। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पे T1 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे P2 होता है ना। मैं अगर कोई मिस्टेक कर देती हूँ तो आपको मुझे चैट में आप लोग बता सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग कितने एक्टिव हो इस वक्त। अभी हम यही लिख देते हैं, V2 T1 T2। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि मैं वन वन वाली टर्म्स एक तरफ कर लूँ और टू टू वाली टर्म्स दूसरी तरफ कर लूँ। जब मैं वन वाली टर्म्स एक तरफ करूंगी तो T1 यहाँ पे आ जाएगा और P2 इधर और T2 इधर आ जाएगा। अब एक चीज नोट किया, यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी टेम्परेचर है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी प्रेशर है और यहाँ पे भी टेम्परेचर है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ PVT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।